नमस्कार। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ये काजल की कोठरी है। यहाँ से बिना दाग लगे निकल पाना बहुत कम देखा गया है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों का प्रदेश है। यहाँ राजनेताओं का खनिज मामले में भ्रष्टाचार में संलिप्त होना कोई नई बात नहीं है, पुराना लंबा इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ में उच्च क्वालिटी के हीरे मिलते हैं, लेकिन अभी तक उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। 90 के दशक के शुरुआत में एक केंद्रीय स्तर के नेता जो फिलहाल दिवंगत हो गए हैं, उनके बारे में पक्की जानकारी आई थी कि वो किस तरह से गरियाबंद और उसके आसपास ऐसी बेशकीमती संपदा का भरपूर दोहन करते रहे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हीरे के अलावा कोयले की भी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन कोयला मामले में जो बड़े बड़े रसूखदार, बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री के दाएं बाएं जो फिलहाल जेल में हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जमानत तो मिल गई है। जो कोयले में 25 रुपए टन की अवैध वसूली किया करते थे, जो जांच हो सकी, जो पकड़ में आ सका, पता चला कि 570 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। हालांकि इसका आकार कहीं बड़ा हो सकता है। बड़े से बड़े अधिकारी, दो आईएएस रानू साहू और समीर विश्नोई जेल में रहे, उसकी चर्चा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खासम खास उनकी उप सचिव उनके निवास से ही अपना कार्यालय और घर चलाने वाली सौम्या चौरसिया का इस मामले में संलिप्त होना और बीते 2 दिसंबर 2022 से आज की तारीख तक इस मामले में जेल में रहना इस बात के लिए साफ तौर पर इशारा करता है कि बिना भूपेश बघेल की सहमति के या उनकी सहभागिता के ये काम हो ही नहीं सकता। सौम्या चौरसिया की अपनी वैसे कोई खास बड़ी औकात नहीं थी। राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी, 2008 बैच की अधिकारी। आज इनके अलावा रानू साहू, समीर विश्नोई जैसे बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के अलावा सूर्यकांत तिवारी को भी कोयला घोटाले वाले मामले में जमानत मिल गई है। ये तस्वीर है 1 जुलाई 2024 को, जब बड़ी ही बेशर्मी से कोर्ट के अंदर सूर्यकांत तिवारी विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकल रहे थे। छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के 2 पुराने मंत्रियों सहित कुछ विधायकों के भी इसमें नाम है। कुल 36 नामजद आरोपी हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, जिसमें सबसे पहला नाम आता कवासी लखमा का, जो पहले से ही शराब घोटाले मामले में बीते 4 महीनों से जेल में हैं। इसके अलावा अमरजीत भगत जो कि खाद्य मंत्री थे, भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे और टीएस सिंहदेव के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा एक चर्चित विधायक देवेंद्र यादव, जिन्हें बलौदा बाजार हिंसा वाले मामले में जेल में रहते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया, इनका भी नाम है। इसके अलावा पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरों के अलावा पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी जो फिलहाल भाजपा में आ चुके हैं। इसके अलावा चंद्रदेव प्रसाद राय, ये भी पूर्व विधायक हैं। यूडी मिंज, ये भी पूर्व विधायक हैं। इन सब के अलावा तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये फरार हैं। ये पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, नामजद आरोपी हैं कोयला घोटाले मामले में। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आरपी सिंह, विनोद तिवारी और इंद्रिज गांधी जैसे कई नाम हैं, जिसकी पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जेल में नहीं हैं, जिसमें संदीप नायक, लक्ष्मीकांत, शिवशंकर नाग और मोइनुद्दीन के अलावा रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं। और जो जेल के बाहर हैं उनकी धड़कनें कई बार बढ़ती रही होगी। अब और तब उनका नंबर कब आएगा, ये तो बात हुई पुराने पाप और पुराने घोटालों की। लेकिन मौजूदा समय में कई जगह अभी भी आयरन ओर की खदानों में ऐसे ही हालात हैं जहां रसूखदारों की गाड़ियां चलती है, जिनकी अपनी खुद की ट्रकें नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ट्रक यूनियन के तय नियमों के विपरीत इनकी गाड़ियां लगाई जाती है, बिना किसी नंबर के लगती है। प्रत्येक गाड़ी में 3000 रुपये उन्हें मिलता है, कोटे से मिलता है। 1-2 नहीं, 10-10, 20-20 और 30-30 गाड़ियां लगती रही है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर, कांकेर और कांकेर के अलावा डोंडी ब्लॉक के गिधाली में भी गाड़ियां लगती है। कांकेर की बहुचर्चित कच्चे की खदान, भैंस कनार की खदान, यहाँ पर गाड़ियां लगवाई जाती है। बताया जाता है कि भूपेश बघेल के जमाने में कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े रसूखदार नेता और बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की गाड़ियां यहाँ लगा करती थी। क्षिति चंद्राकर के अलावा
अनिला भेड़िया और अनिला भेड़िया के अलावा दिवंगत विधायक मोहन मंडावी और लखन साहू जैसे कई चर्चित नाम हैं। इनका इन खदानों से क्या कनेक्शन था, इसकी भी पड़ताल होती रही, लेकिन मौजूदा हालात में भी ये सिस्टम बंद नहीं हुआ है। गाड़ी किसकी लगी है, कौन प्रत्येक गाड़ी के पीछे एक दिन में 3-3 हजार की अवैध वसूली करता है, इसकी भी पड़ताल हो रही है। हमारे पास भी एक जानकारी आई है, एक सूची आई है जिसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस मामले को भी उजागर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो चेहरे हैं जो कि सिस्टम को प्रभावित करते हैं या सिस्टम उनका गुलाम बन जाता है। वैसे यह भी कहा जा सकता है सिस्टम गुलाम नहीं होता, बल्कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग गुलाम हो जाते हैं। मैं ऐसे ही गुलाम हुए 2 चेहरे दिखाऊंगा। इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी आप देखें तो आपको हैरान हो जाएगा। पहला चेहरा है रानू साहू का। ये आईएएस अधिकारी रही, कलेक्टर रहते इनकी गिरफ्तारी हुई। आप गौर से इनके चेहरे को देखिए, जिनके विरुद्ध सिर्फ कोयला घोटाला ही नहीं बल्कि डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मामले हैं। लेकिन कोयला घोटाले मामले में जो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है उसमें बताया गया है कि निलंबित आईएएस रानू साहू की 24 प्रॉपर्टियां हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, 24 प्रॉपर्टियां। एफआईआर के मुताबिक 2015 से 2022 तक रानू साहू ने करीब 4 करोड़ की अचल संपत्ति खुद और परिवार के सदस्यों के नाम की। 2022 में जब आयकर विभाग ने रानू साहू के सरकारी निवास और दफ्तर में छापा मारा और इसके बाद ईडी ने भी रानू साहू के घर पर छापा मारा था। कोरबा की कलेक्टर रहते कोल घोटाले मामले में आय से ज्यादा संपत्ति का इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा। ईडी ने 22 जुलाई 2023 को इन्हें गिरफ्तार किया। तब से ये आज तक जेल में है। कब तक रहेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले मामले में इन्हें आज जमानत दी है, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगी। और इसी की तरह एक और चेहरा है, इस चर्चित चेहरे को भी आप गौर से देखिए। इनका सबसे बड़ा परिचय ये रहा कि ये भूपेश बघेल की बेहद खासम खास थी और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये डिक्टेट किया करती थी। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी इनसे घबराते थे। कभी सुपर सीएम कहलाने वाली सौम्या चौरसिया के बारे में पता चला कि इनकी 29 अचल संपत्तियां हैं। आप सोचिए, 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक अधिकारी सुपर सीएम कहलाने वाली सौम्या चौरसिया ने 29 वो अचल संपत्तियां बनाई और जिन बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता वो कितनी प्रॉपर्टी होगी। सौम्या चौरसिया नगर निगम भिलाई चरोदा के अलावा बिलासपुर में भी पदस्थ रही। भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन की अनुभागीय अधिकारी रही। इसके अलावा कई और शासकीय पदों में रही। 20 दिसंबर 2019 यानी भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन बाद से ही ये उनकी उप सचिव बन गई। तब से लेकर 2 दिसंबर 2022 तक यानी 3 साल तक सब कुछ फील गुड चलता रहा। भूपेश बघेल की करीबी की कई तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन 2 दिसंबर 2022 से आज की तारीख तक ये भी जेल में है। इनके बारे में भी नामालूम ये कब तक जेल में रहेंगी। सिर्फ इन 2 अधिकारियों के 53 संपत्तियों की जानकारी तो घोषित हो पाई है, अघोषित के बारे में आज तक कयास लगाए जा रहे हैं। कोयले की काली कमाई से 53 संपत्तियां बनाने वाली इन दोनों महिला अधिकारियों के अलावा सीनियर आईएएस समीर बिश्नोई अच्छी तरह से जानते थे कि वो यदि कोयले की ढुलाई के काम को ऑनलाइन से ऑफलाइन करेंगे तो उनका भविष्य काला हो सकता है। बावजूद इसके लालच ऐसी लगी कि उन्होंने अपने भविष्य को ही काला करना मंजूर किया और नेताओं के इशारे पर खेलते हुए उन्होंने जानबूझकर कोयले की ढुलाई के काम को ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया। तब के खनिज मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर सूर्यकांत तिवारी ने कांग्रेस के कई नेताओं को पैसे बांटने शुरू किए। इस काली कमाई में कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल रहे। सूर्यकांत तिवारी ने कांग्रेस के कोष में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को इतने पैसे दे दिए कि जिससे कांग्रेस का एटीएम फलने फूलने लगा। ऐसे ही कई सफेदपोश नेता हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, शासन और सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मौजूदा सरकार में भी ऐसे लोग नहीं होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल सत्ता उस बाढ़ की तरह है जो अपने साथ गंदगी भी बहाकर लाती है। सत्ता में भी ऐसे ही कुछ गलत लोग शामिल हो जाते हैं जिससे पूरा का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। ऐसे लोगों को पूरी निडरता और निष्पक्षता के साथ एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। राजपूत आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती,
उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब लोग गलत लोगों के साथ मिल जाते हैं या गलत हरकतें करने लगते हैं, इससे पूरा राजनीतिक सिस्टम प्रभावित होता है। होता यह है, इससे अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं, लेकिन हमारा मानना है अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है एक बड़े मुद्दे के साथ, कुछ नया खुलासा करने के लिए। नमस्कार।